अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। वीवर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए एक सियासी प्रोग्राम लेकर आया हूं। एक नई शख्सियत हमारे साथ है, सहाफ़ी हैं, मोहम्मद शाह उनका नाम है। कुछ तारफ हम करवा देते हैं, कुछ तारफ वो अपना मजीद करवाएंगे कि उनके कुछ चैनल्स भी हैं यूट्यूब पर। तो आए चले हम उन्हीं से उनका तारफ पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पर मुझे मदऊ किया। और मेरा नाम मोहम्मद शाह है। थोड़ा मुख्तसर सा तारुफ मैं कर देता हूँ। जी जी मेरा नाम मोहम्मद शाह है और मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ ना कुछ हद तक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो मेरे अभी यूट्यूब पे जो अपना पर्सनल चैनल है मोहम्मद शाह स्पीक्स के नाम से है, और उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अपडेट्स हो वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। और जो दूसरा चैनल पे मैं काम करता हूँ वो उसका नाम है इंसाफ मीडिया। वो कुछ ना कुछ उसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मुख्तसर तारुफ है। इसके अलावा भी कई छोटे बड़े चैनल के साथ मैं एक दो बड़े चैनल के साथ इंटर्नशिप भी की है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे आप बखूबी जानते भी हैं, लेकिन हम थोड़ा स्टार्ट थोड़ा पीछे से लेते हैं, जहां से ये फितना शुरू हुआ। आप फितना कह लें या जो भी कह लें, अदम एतमाद से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, ये जो अदम एतमाद पाकिस्तान में हुई, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कोई गैर मुल्की साजिश थी, इसमें मुदाखलत थी, या ऐसे ही इमरान खान साहब अपने पास से ही एक नारा लेकर आए हैं इलेक्शन में जाने के लिए? तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जी भाई, मैं तो अपनी पर्सनल ओपिनियन आपको कहूं तो मैं तो इस बारे में यही कहूंगा कि अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ इमरान खान का एक नारा है तो ये भी मेरे ख्याल में गलत होगा। क्योंकि जिस तरह दो दफा जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को जो जलसा हुआ इस्लामाबाद में, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसमें बहुत सी चीजें हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी बताऊंगा। लेकिन जो आपका सवाल है ना, मैं सबसे पहले चाहता हूँ उसका जवाब दे दूं। तो उसके बाद इसके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि इसको अब हम हल्का नहीं ले सकते, और हम ये सिर्फ इस ये कहकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि ये जो है ना सिर्फ इमरान खान ने ये अपना बयानिया बनाने के लिए ऐसा किया है, और अपनी जो पॉपुलैरिटी है और अपनी जो कारकर्दगी है उसको छुपाने के लिए ऐसा किया है। जो कि आजकल आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बहुत बड़े जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान सिर्फ अपनी जो कारकर्दगी है उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह ये इन लोगों ने अभी ये कहा कि ये मरासला झूठा है, लेकिन दो दफा जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया इस मरासले पर, वहां पर इसकी तस्दीक हो चुकी है। और 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में भी इस बात की तस्दीक कर दी कि ये मरासला मतलब सच पर मबनी है। और अलबत्ता ये लोग अभी कह रहे हैं कि साजिश नहीं हुई, मुदाहलत हुई है। तो ये तो अभी मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये साजिश क्या होती है और मुदाखलत क्या होती है। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि मेरे ख्याल में साजिश ज्यादा मुदाखलत जो है ना वो किसी के लिए नुकसानदेह होती है। क्योंकि चले, पहले साजिश होती है फिर मुदाखलत होती है, ऐसा नहीं है कि पहले मुदाखलत हो उसके बाद साजिश हो। तो अगर अब ये लोग मान रहे हैं कि ये मुदाखलत हुई है, तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि ये साजिश भी हुई है। क्योंकि साजिश जो होती है ना वो मुदाखलत से पहले होती है। तो इस चले, बारे में तो मेरी यही राय है मैं कि आपसे इसके एक और पीछे सवाल करता हूँ किस इससे तरह। पहले। अगर आपके ओपिनियन से भी यही लग रहा है कि इसके पीछे बड़े बड़े मुल्क है, अमेरिका कह ले या दीगर इंडिया कह ले, तो लेकिन उसका कोई सबूत भी तो मिले ना, ऐसे ही कह देना। क्योंकि अमेरिका भी बार बार उनके जो आ रहे हैं स्पीक पर्सन, जो उनके वजीर इत्तलात आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है। चले, मिसाल के तौर पे अगर कुछ लेना देना भी हो, कोई सबूत तो हो ना। ये लेटर बारे में शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये इस तरह के लेटर तो आते रहते हैं। तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमरान खान साहब कोई तगड़ा सबूत दे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? पहले बात तो ये इकबाल भाई की सबूत तो वो मरासला खुद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई भी उसको मतलब ऐसे हवा में नहीं उड़ा सकता और ना उसको हल्का ले सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई आपके खिलाफ साजिश करेगा तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं आपके खिलाफ साजिश कर रहा हूँ।
मतलब आप वो ये नोट करेंगे कि वो आपके खिलाफ क्या क्या मतलब हिकमत अमली वो अपना रहा है। अभी आप देखें, चंद दिन पहले तक अगर हम ये नोट कर लेते तो अमेरिका में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान को हुक्म दे सके, और जब से ये हुकूमत आई है तो आपने देखा है कि 2-3 जगहों पे हमें ऐसा लगा है कि अब ये जो अमेरिका के, जैसे वो रेबेका ग्रांट ने चंद दिन पहले फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया था, उस पे मैंने अपने चैनल पे भी एक डिटेल में प्रोग्राम किया है, तो जो मेरे व्यूवर्स है अगर वो देखना चाहते हैं तो उधर जाके देख सकते हैं। चले मैं अपने सवाल को थोड़ा मजीद चेंज करता हूँ। मिसाल के तौर पे जब अदम एतमाद आई इमरान खान साहब पे, इदारे उनके अंडर थे, खुफिया एजेंसी भी उनके अंडर थी, इमरान खान साहब कोई ऐसा सबूत, तो मैं जब बात करता हूँ तो इमरान खान के पास कोई ऐसा सबूत, किसी की काले रिकॉर्ड वगैरह हों, कोई बातें रिकॉर्डिंग पे हों, कोई अकाउंट्स जिनमें पैसे आए हों, जाहिर है आईबी इदारा उनके अंडर था, खुफिया एजेंसी का इदारा उनके अंडर था, तो कोई ऐसा तगड़ा सबूत पेश करे। वो कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की, जिससे सब कुछ कहते हैं कि मेरे पास बड़े सबूत हैं, मैं लाऊंगा, लेकिन अभी वक्त है भाई, अब नहीं लाएंगे तो फिर कब लाएंगे? क्या आप नहीं सोचते क्या ऐसी बात अगर उनके पास कुछ होती तो वो सामने लाते, या है ही नहीं? आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए भाई, मैंने तो आपको पहले भी कह दिया ना कि कोई अगर आपके खिलाफ साजिश करेगा तो वो तो आपको ये नहीं कहे कि मैं आपके खिलाफ साजिश कर रहा हूँ, या ऐसी चीजें जो कि फिर साजिश होने के बाद या इस तरह कोई इशू बन जाने के बाद अगर वो सामने लाई जा सकती है ना, वो ऐसे सबूत छोड़ेगा। और ये आप जहन में रख ले, अगर कोई जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल होगा वो कभी भी आपको फोन पे या इस तरह धमकी नहीं देगा, ये आप सुन ले। क्योंकि अब अगर वो परस करे, अभी जो बाइडन होगा या उसके मतलब गवर्नमेंट के का कोई हाई ऑफिशियल बंदा हो गया, वो अगर इमरान खान को या मतलब पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स है उसको फोन करके मतलब कोई धमकी देता है, तो जाहिर है वो तो रिकॉर्ड पे हो जाएगा। जिस तरह आपने सारे पाकिस्तान के इदारे थे, आईबी हो या एफआईए होगा, वो सारे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो वो थे ना इमरान खान, उस वक्त सारे उसके अंडर थे, तो वो तो कोई भी सबूत निकालना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन यही मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी मुल्क इस तरह दूसरे मुल्क को मतलब अगर साजिश करता है तो वो इस तरह फोन पे या किसी ऐसी चीज पे धमकी नहीं देता। अच्छा चले, इसमें मुलव्वस कौन कौन से इदारे हैं? फौज, अदलिया, या इसके अलावा भी कुछ मुलव्वस हैं? क्या कहते हैं आप इस बारे में, कि या ऐसे ये भी बातें हैं? सवाल थोड़े सख्त हैं, आप सहाफी हैं इसलिए मैं सख्त सवाल कर रहा हूँ, कोई आम बंदा होता मैं उनसे नॉर्मल सवाल करने थे। अगर आप जवाब देना चाहें आपकी मर्जी है, कौन कौन से इदारे मुलव्वस? जवाब, हाँ, जवाब तो मैं दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह मैं सारे पाकिस्तानियों से कहता हूं, जब पाकिस्तान के इदारे मजबूत होंगे ना तो पाकिस्तान मजबूत होगा। हमें इस तरह किसी भी इदारे को टारगेट नहीं करना चाहिए कि ये मुलविस था या दूसरा मुलविस था। लेकिन हाँ, चंद ऐसी चीजें इस अदम एतमाद में हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और भी बता दूं। आपको पता है जब अदम एतमाद लाई गई ना, तो इमरान खान को यकीन हो गया था कि ये अब मतलब कामयाब हो जाएगी। लेकिन अब आप सवाल करेंगे कि क्यों उसको इतना लंबा इमरान खान ने खींचा है। पहले रूलिंग कर दी इस डिप्टी स्पीकर के जरिए, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला मौखर किया, दोबारा अदम एतमाद पे वोटिंग हुई, और वोटिंग भी उस टाइम पे की गई कि उसको आखिरी 5 मिनट तक खींचा, क्योंकि 11:45 पे हमें यही लग रहा था कि वोटिंग नहीं होगी। इसी तरह है बात। अच्छा, अब आपके सवाल पे आता हूँ। लेकिन हमें देखिए, हमें इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा जन्म लिया है, और उसने लोगों के, मैं कहता हूँ ना सिर्फ मेरे बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिलों में वो हमेशा के लिए रहेंगे। वो ये है कि हमने अपनी जिंदगी में, मेरी तो अभी इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन शायद आपने भी ये नहीं देखा होगा कि रात के 12 बजे या 10 बजे अदालत खुली हो, ठीक है, और वो भी जुर्म सरजद होने से पहले, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो खैर है, वो तो अदम एतमाद कामयाब होगा। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये जो रूलिंग है ये गैर आईनी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में की गई, ठीक है। उसकी बुनियाद पर वो फैसला जो डिप्टी स्पीकर का था उसको कलअदम करार दिया गया। लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है उनको ये बात तो जरूर करनी चाहिए थी ना कि भाई ये जो आपने मरासला, ये जो आपने अदम एतमाद है, इसको आपने कलअदम करार दिया है, ये किस बेस पे हुआ है? ये इस बेस पे हुआ है कि ये साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। तो अगर इस बेस पे हुई है
तो हमें वो मरासला इधर सुप्रीम कोर्ट में फिर डिस्कस करना चाहिए। हमें वो मंगवानी चाहिए कि उसमें क्या है, उसकी तहकीकात करनी चाहिए कि आया वो सच्चा है या नहीं है, या आया उसमें जो है पाकिस्तान को धमकी दी गई है या धमकी नहीं दी गई। तो ये चीजें है ना उसको। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट को भी आइन का ख्याल पे रखना पड़ेगा। ऐसी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सवालात उठेंगे जब आगे जितना भी ये अब ये अभी जो हो रहा है ना, मैं आपको बता दूं, ये तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है। जो हुआ है और जो अभी होने वाला है ये तारीख में लिखा जाएगा, सारे पाकिस्तानी इसको याद रखेंगे। जो दूसरी बात हुई उससे, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने फैसला महफूज कर लिया, ये न्यूज हमने पढ़ी। उसके बाद उसने जब फैसला सुनाना था तकरीबन 8 बजे, खैर वो तो उसने 10-11 बजे तक उसको ले गए, लेकिन जब वो फैसला सुनाना था ना तो उससे पहले उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया कि आप कितने महीने में इंतखाब करा सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं 7 महीने तक इंतखाबात नहीं करा सकता, हमें कम से कम जो टाइम चाहिए वो 7 महीने है। तो ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सारे पाकिस्तानियों को पता है कि आइन में ये लिखा है कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो अपनी टर्म जो है वो मुकम्मल करती है तो वो फिर 2 महीने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका पाबंद होगा कि वो 2 महीने में इलेक्शन जरूर कराएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई हुकूमत टर्म मुकम्मल नहीं करती और कबल अज वक्त इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन फिर 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात कराएगा। तो अब ये इलेक्शन कमीशन से कौन पूछेगा कि आपने ये बयान क्यों दिया, क्योंकि ये तो आइन के खिलाफ है। मेरे ख्याल में अभी जो कुछ हो रहा है, अच्छा इस मैंने आपको पहले भी बताया कि चलो ये तो आदम एतमाद हो गया, कामयाब हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो वज़ीर आला पंजाब का मामला था उस पे आप देखे 2-3 दफा मतलब जो फैसले थे वो सुप्रीम कोर्ट ने मुअख्खर कराए। उसके बाद जो हुआ वो आप देखिए, कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुनहरिफ अराकीन के लिए पीटीआई ने जो दरख्वास्त दी थी उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन मैं सिर्फ वो आपको वो फैसले गिनवा रहा हूँ जो कि आइन के खिलाफ भी हुए हैं, और ऐसी ऐसी चीजें जो कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी मुद्दत तो ये याद रखेगी और ये तारीख में लिखी जाएगी। अभी आप अगर आइन लिखे ना तो उसमें ये साफ अल्फाज में कहा हुआ है कि जब तक सदर चाहेगा ना, जब तक सदर की सवाबदीद रहेगा तो वो गवर्नर को कोई और नहीं हटा सकता और गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रहेगा। अभी ये जो गवर्नर पंजाब के खिलाफ ये फैसला मतलब नोटिफिकेशन जारी किया गया समझ आ गया कि आप कहते हैं ये साजिश है, एक मुकम्मल साजिश है, मुदाखलत है। चले एक और सवाल इस पे करता हूं मैं। देखें, ठीक है, एक नई बात भी सामने आ रही है कि वो जो आईएसआई के है, डीजीआईएसआई क्या नाम है उनका, उनको लगाना चाहते थे जी, इमरान खान साहब उसको लगाना चाहते थे। इसी वजह से सारा मामला खराब हुआ है, इसी वजह से उनको उतारा गया है सारा कुछ। तो अब अगर मुदाखलत हुई है तो फिर ये नहीं है, अगर ये हुई है तो फिर वो नहीं है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को, क्योंकि माजी की हुकूमतों को भी यही जर्नैल ही ले डूबते थे कि वो अपनी मर्जी की जर्नैल लगाना चाहते थे, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब व दीगर जितने भी हैं वो लगाना चाहते थे। तो आप क्या समझते हैं, क्या इस बारे में ये सच है या झूठ है? नहीं, ये मेरी बात सुनिए इकबाल भाई, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म है जो है ना वो अपोजिशन के साथ भी मुशावरत करेगी और दूसरे जो अहम अहम ओहदेदार है ना उस सब के साथ मुशावरत करती है, उसके बाद वो आर्मी चीफ लगा सकती है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जिसे चाहे वो आर्मी चीफ लगा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी बातें ये सिर्फ अपोजिशन अपने वो जो उसका बयानिया है और अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने के लिए उसने ये बात मीडिया में फैलाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। क्योंकि उसके बाद बहुत सी खबरें ये भी आई कि आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को थप्पड़ मारा है, ये भी आपने सुना होगा। नहीं, ये तो झूठ था ना, ये तो झूठ है। हाँ, ये वही भी झूठ है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है ना वो डीजीआईएसआई को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। वो ये बात भी मेरे ख्याल में सच पर मबनी नहीं है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जैसे चाहे वो लगा सकता है। लेकिन अभी आर्मी चीफ की जो तैनाती है ना अभी उसमें टाइम है, क्योंकि जो जनरल बाजवा है वो नवंबर तक आर्मी चीफ रहेंगे। अभी नई हुकूमत आ गई है, जिस तरह भी आई है, जो भी साजिशें हुई हैं, जो भी काम उन्होंने किया, अदालत से जो भी रिलीफ उनको मिले हैं, ठीक है, माजी की हुकूमतों को इतने रिलीफ नहीं मिलते इतने नून लीग को मिलते हैं। ये सबको मालूम है, कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। अब महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है,
महंगाई उनसे कंट्रोल नहीं। आज डॉलर 191.50 पे था, कल 92 पे चला हाँ। जाएगा। जो मार्केट है वो क्रैश कर गई है, तकरीबन कितने 100 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। हर चीज जो है महंगी होती जा रही है। तो ये क्या चक्कर है? अगर साजिश की थी उन्होंने तो इसकी तो प्लानिंग करते हैं ना, कि इसको भी अब उन्होंने कंट्रोल नहीं किया और इजी समझा और आगे अभी मुंह की खानी पड़ रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में असल में ये, मुझे आप जब बातें करते हैं ना, मुझे सोशल मीडिया तो मैं यूज करता हूँ, तो उस पर कोई अक्सर ऐसा पोस्ट कर देता है कि जो बाद में वो याद आ जाए तो बंदे को हंसी आती है। अभी बाद लोग ने यही सवाल अक्सर करते हैं ना कि अगर कोई तवक्को खिलाफ काम हो जाए ना, तो लोग ये सवाल करते हैं कि मैंने मैथ्स पेपर की तैयारी की थी और कल जो है ना वो इंग्लिश का पर्चा था या किसी और चीज का पर्चा था। अक्सर ये सोशल मीडिया पर ऐसी बातें होती रहती है। तो मैं भी आपको ये बता दूं कि ये जो अपोजिशन है ना, इसने एक चीज की तैयारी की थी, लेकिन इसके पर्चे में कोई और गई है। वो आप पूछिए आप कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। जी जिस जी तरह आपने कहा ना कि आज जो है ना वो डॉलर 191 से ऊपर चलेगी और ओपन मार्केट में आज डॉलर 193 रुपए का फरोख्त हुआ है। अच्छा, जो स्टॉक मार्केट है ना, आज भी उसमें तकरीबन 100 to 200 पॉइंट्स उसकी कमी आई है और मजीद ये चलता जाएगा। अभी चंद दिन आप इंतजार कर ले, तकरीबन 5-6 दिन या एक हफ्ता, ये डॉलर 200 क्रॉस कर लेगा। अब आपको पता है ये हुकूमत जो है ना, ये एक बंद गली में फंस गई है। वो कैसे? अब आपको पता है कल नवाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ है, वो लंदन चले गए। नवाज शरीफ ने उसको बुलाया, उसके जो काबीना के अहम वज़रा है उनके पास है। तो लंदन से हो सकता है कि ये खबर भी आए, लेकिन इसके चांस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन ये भी चांसेस है कि वहां से नवाज शरीफ फैसला करे कि अब आइंदा जो इंतखाबात है ना, वो बस अभी इस महीने में ये हुकूमत खत्म होने वाली है और ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। ऐसा भी एक चांस है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल। लेकिन अभी इस हुकूमत के लिए मुश्किल ये है कि एक तो ये है कि दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट को उसने देखना है, मुल्क की माशी सूरत हाल को इस हुकूमत ने देखना है। तो एक तो इस बारे में इस हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े फैसले करने हैं, और एक ये है कि आइंदा इलेक्शन के बारे में फैसले करने हैं। तो अब अगर ये हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाती है, तो आपको पता है इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है ना वो हाई पीक पर चली गई है, ठीक है। तो इनको पता है कि इस तरह हम इंतखाबात में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर डेफिनेटली अब हम इंतखाबात में जाएंगे तो यकीनन हमें नाकामी होगी। अब दूसरी तरफ ये सिचुएशन है कि इनको आईएमएफ का प्रोग्राम भी लेना है। अगर ये आईएमएफ का प्रोग्राम लेते हैं तो आईएमएफ ने ये शराइत रखी है, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल ने चंद दिन पहले अमेरिका का दौरा किया था, तो उन्होंने यही शराइत रखे थे कि एक तो आपने जो बिजली है ना वो महंगी करनी है, और उससे पहले आपको एक और बात मैं ये भी बता दूं, ये आप जरा, मैं इसको फिर कंटिन्यू करूंगा, लेकिन बिजली के हवाले से बता दूं। बिजली पर इमरान खान ने जो तकरीबन 4.5 रुपए फी यूनिट की सब्सिडी दी थी ना, जिस तरह जैसी ये हुकूमत आई तकरीबन 3-4 दिन बाद उसने वो सब्सिडी खत्म कर दी, एक बात। दूसरे उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने 3.5 रुपए बिजली दोबारा महंगी कर दी। तो जब से ये हुकूमत आई है तो हम ये कह सकते हैं कि बिजली जो है ना वो तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट महंगी हो चुकी है। अच्छा, एक तो उन्होंने बिजली मजीद महंगी करनी है। तेल जो है ना वो तकरीबन अभी जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक पेट्रोल जो है वो 180 से ऊपर चला जाएगा। डीजल जो है वो तकरीबन 202 इसके अराउंड 202-205 के अराउंड हो जाएगा। अच्छा, आईएमएफ ने ये भी शर्त रखा है कि आपने जितनी भी चीजों पर पिछली हुकूमत ने सब्सिडीज दी है ना, आपने वो भी खत्म करने हैं। तो अब अगर ये हुकूमत ये करती है तो अवाम में तो मजीद ये अवाम रुल जाएगी, तो मजीद इसकी जो मकबूलियत है ना, हुकूमत की मकबूलियत मजीद कम हो जाएगी नून लीग की, और जो पीटीआई की मकबूलियत है वो मजीद ग्रो कर जाएगी। तो दोनों तरफ शहबाज शरीफ की इस हुकूमत के लिए मुश्किलात कड़ी है। अगर ये एक तरफ जाती है तो इलेक्शन में तो फौरन नहीं जा सकती जब तक ये इस्लाहात नहीं करेगी। और क्या इस्लाहात करेगी वो आपको भी पता है कि सबसे पहले तो इन्होंने ईवीएम को खत्म करना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। दूसरा जो है ना, ये जो ओवरसीज से वोटिंग का हक इन्होंने छीनना है, क्योंकि इनको पता है तकरीबन 99 मिलियन से ज्यादा ओवरसीज जो है ना वो बाहर के मुल्कों में है। अगर मैं ये कहूं कि तो ये गलत नहीं होगा कि इसमें 90% से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो इतलात आ रही है उनके मुताबिक तकरीबन
पाकिस्तान के 50 हलके ऐसे हैं जिस पर ये वोट असरअंदाज हो सकते हैं। और अगर इतनी तादाद में इस 50 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ओवरसीज वोट देते हैं तो 50 सीटें तो आपको पता है आज कम तादाद नहीं है, तो 50 सीटें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाएगी। तो ये हुकूमत जब आई थी ना तो इनके 3 ही मकासद थे। एक मकसद ये था कि ये जो नैब है इनको खत्म कर दे और जो अपने सारे केसेस है इनको खत्म कर दे, और इस बारे में आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी और कई दीगर वज़रा भी ये कह चुके हैं कि नैब को खत्म करना चाहिए। दूसरा जो इसका मकसद था वो ये था कि ईवीएम को खत्म करे, और तीसरा मकसद ये था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोटिंग है उसको खत्म करे। अब अगर ये 2 चीजें अभी बाकी रहते, खासकर ये 2 चीजें ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोटिंग का हक है ना, जब तक ये खत्म नहीं करेंगे ना उससे पहले ये इंतखाबात में नहीं जाएंगे। तो अब अगर जाते हैं तो भी मुश्किल है, अब अगर नहीं जाते तो भी मुश्किल है। तो दोनों तरफ से ये हुकूमत जो है ना वो अभी फंस गई है। अच्छा चले, एक और मैं सवाल करता हूँ, धरना होने जा रहा है यानी मुख्तसर जवाब दें, धरना होगा या नहीं होगा, लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस तारीख तक इम्कान है इमरान खान के? पहले मैं एक बात बता दूं, धरना नहीं होगा, मुश्किल है कैसे? मेरे अंदाजे के मुताबिक। उससे पहले जो चीजें है ना वो सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर लॉन्ग मार्च या धरना इमरान खान साहब ने करना है तो उनको चाहिए होश के नाखून ले, इसको मुलतवी कर दें, इस हुकूमत को साल सवा साल पूरा करने दे। ये इतना बेड़ा गर्क हो जाएगा इस हुकूमत का महंगाई की वजह से, दीगर इशू की वजह से, कि ये आइंदा 10-20 साल भी नहीं आएंगे। क्या आपको ये नहीं लगता इमरान खान को अक्लमंदी करनी चाहिए? बस इसी तरह जलसा जलसा खेलता रहे, कहे सुबह लॉन्ग मार्च करता हूँ परसों, लेकिन करे ना। क्या ये बात ज्यादा दुरुस्त नहीं होगी कि लॉन्ग मार्च करके या धरना करके अपने आप को स्यापा डाल रहे? क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं, आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि कल जब मरियम नवाज सवाबी में जलसे से खिताब कर रही थी ना तो उधर भी उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ से भी ये कहती हूँ और नवाज शरीफ से भी कहती हूँ, यानी अपने कायदीन से ये कहती हूँ कि इमरान खान की हुकूमत का जो मलबा है ना वो अपने सर ना ले, यानी हमें फौरन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अभी तो इमरान खान से लोग सवाल करेंगे कि अपनी कारकर्दगी कुछ ना कुछ उनके, क्योंकि उसके बयानिया जो है ना, इमरान खान का बयानिया वो सब कुछ जो उसकी कारकर्दगी है ना वो उसको बहा के ले गई है। अब कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा, आवाम जो है ना वो सिर्फ उसकी बयानी के साथ खड़ी है। लेकिन मरियम नवाज भी इस बारे में कल सवाबी वाले जलसे में ये कह चुकी है कि मैं अपने कायदीन से कहती हूँ कि ये जो मलबा है ना वो अपने सर ना ले, बल्कि वो फौरन इलेक्शन में चले जाएं। क्योंकि अब ये कह सकती है नून लीग की हुकूमत की जो सारी महंगाई है, जो कुछ हुआ है, ये इमरान खान ने किया है। लेकिन अगर ये मजीद 14-15 महीने जो अभी बाकी रहते हैं, तो अगर ये मजीद हुकूमत करती है तो यकीनन मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई कम होगी। तो इसके पास फिर और कोई भी और दूसरा चारा नहीं होगा। लेकिन ये भी है कि इस, देखिए मेरी बात सुने, अभी इन लोगों को ये डर भी है ना कि हमें जो जिस तरह पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है इमरान खान की, तो इनको लगता है कि डेफिनेटली हम जो अभी अगर ये इस्लाहात नहीं करेंगे, इससे पहले इंतखाबात में जाएंगे तो यकीनन हम इंतखाबात हार जाएंगे। जी नहीं नहीं, ये बात यानी कि आप भी मानते हैं कि अगर इस हुकूमत को चलने दिया जाए, तंग ना किया जाए, खुद ही ये हुकूमत अपने पांव पर गिर जाएगी, दिन ब दिन जमीन दोस्त बोस होती जाएगी। चले ये भी अच्छा चले, अब थोड़ी इलाकाई सियासत पर आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम ना है, पिशावर से आपका ताल्लुक है, उस सूबे के वो रहने वाले हैं, किस तरफ गायब है इस वक्त? सदर बनना था उन्होंने, हम तो उनको सदर भी मान चुके थे, किधर छुपे हुए हैं? कोई बयान नहीं आ रहा, कोई सामने नहीं आ रहे। क्या टेंशन में है या इस वक्त खुशी मना रहा है, कोई लंबी खुशी छुट्टियों में है? क्या क्या बात है, बताए कुछ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने सवाल पूछे है मौलाना फजल रहमान के हवाले से, बहुत काबिल कदर है हमारे लिए। जी जी। वैसे हमारे पठान जो है ना वो उलमा कराम की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि इस तरह मैं इलाकों की बात नहीं करता, लेकिन चले आप इलाकों की बात आ गई है ना, इलाकाई बात आपने छेड़ दी है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि पठान थोड़े से ज्यादा मतलब दीन की तरफ राग़िब होते हैं ना, तो इसलिए ये उलमा कराम के लिए इनके दिल में बहुत ज्यादा तकरीबन जगह होती है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान की बात मैं आपको करूं तो ये मैं आपको एक बात बता दूं कि मौलाना फजल रहमान ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। वो क्यों? अगर ये मौलाना फजल रहमान अकेले खड़ा होता इमरान खान के खिलाफ, तो आइंदा जो इलेक्शन होना है ना,
उसमें मौलाना फजल रहमान की हुकूमत केपीके में कंफर्म थी, और उसकी एक झलक जो है ना वो हम 19 दिसंबर 2021 को जो बल्दियाती इंतखाबात हुए केपी में, उसमें आपने देखा है कि वो दो मरहलों में देखे, 2 मरहलों में केपीके में इंतखाबात हुए बल्दियाती। एक मरहला 19 दिसंबर को हुआ है, और दूसरा मरहला जो है वो अभी ये आदम एतमाद के बाद हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो पहले और जो दूसरा मरहला था ना, उसके नताइज में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन उसमें जो सबसे अहम बात है वो आपने जरा ये जो व्यूवर्स है ना उसको ये याद रखनी चाहिए। पहले मरहला तो जी उसने फजल रहमान ने जीता, तकरीबन उन्होंने 32-33 सीटें हासिल की, उसके मुकाबले में पीटीआई ने 19 तहसील की नशिस्तें हासिल की। तो तकरीबन आधा तकरीबन तहरीक इंसाफ ने उसके मुकाबले में, जेयूआई के मुकाबले में। अभी जो दूसरा मरहला हुआ है ना उसमें पीटीआई बाजी ले गई है, ये आदम एतमाद के बाद। आदम एतमाद उसमें तकरीबन 65 तहसीलों में 33-34 पर पीटीआई, और जो तकरीबन 5 से 6 सीटों पर जो है जेयूआई वो कामयाब हुई है। इसकी वजह क्या है? इसमें जो सबसे मेन बात है ना वो ये है कि जिस हलकों में 2021 में, दिसंबर 2021 में इंतखाबात हुए थे, तो उस वक्त लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत ज्यादा नाराज थे महंगाई की वजह से, और कोई भी इशू नहीं था, सिर्फ महंगाई। तो लोगों ने, और ये जो हल्के हैं ना दिसंबर 2021 को जिन हल्कों में इंतखाबात हुए, इसमें पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। 2013 की अगर आप रिजल्ट देखें या 2018 की रिजल्ट देखें, तो इस हल्कों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल क्लीन स्वीप कर चुकी है। तो इस हल्कों में ये हल्के जो है ना ये पीटीआई की का गढ़ समझी जाती थी। लेकिन जो 2000 जो अभी इंतखाबात जिन जिन अजला में हुए हैं, ये अभी अप्रैल में, तो ये ऐसे हल्के थे कि जहां पर जेयूआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और वहां पर तहरीक इंसाफ इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने, आपको पता है जिस तरह ये आदम एतमाद जब से लाई गई और जब से, खासकर जब से कामयाब हुई है, तो सारा जो सिनेरियो है ना वो चेंज हो गया है। जो लोग, मैं आपको अभी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो लोग, जिन लोगों के सामने आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते थे, कि अगर वो आप उसके सामने इमरान खान का जिक्र करते तो वो आपसे झगड़ा करते थे, अभी आपको पता है आजकल वो भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक दिन मैं, ये रमजान की बात है, ये मैं अभी 2-3 जगह पे मैंने ये बात कही भी है, लेकिन इस तरह मीडिया पे मैंने कभी भी ये बात नहीं की। रमजान में मैं एक बाजार में बैठा हुआ था दुकान में एक छोटा, मैं किसी से बहस चल रही थी, वो किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। मैंने उससे कहा है कि यार वो मुझसे, उन्होंने बहुत ज्यादा बहस की है। फिर एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो ये बाजार में अक्सर आप देखा होगा आपने, वो छोटे छोटे शापर बेच रहे होते या कुछ चीजें बेच रहे होते, छोटे छोटे बच्चे होते। वो मैं आपको बता दूं, बाल भाई इंतहाई छोटा था, 5 से 6 साल ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र होगी। मैंने वैसे ही मजाक में कहा इस बच्चे से पूछो कि कौन मतलब चोर है कौन नहीं है। तो उस बंदे ने उस बच्चे से पूछा कि इमरान खान चोर है ना? तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया आपको पता है? वो बच्चे कहा नहीं नहीं, इमरान खान तो चोर नहीं, वो अच्छा बंदा है। तो नहीं नहीं सर, सॉरी, सबसे पहले उस बच्चे से ये बंदे ने सवाल किया है कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है ना? उसने कहा नहीं नहीं, इमरान खान ने महंगाई नहीं की, महंगाई तो अब ज्यादा हो गई है। तो फिर उस बच्चे से दोबारा उस बंदे ने सवाल पूछे कि इमरान खान चोर है ना? तो उस बच्चे ने जवाब दिया नहीं नहीं, इमरान खान चोर नहीं है, ये जो अभी लोग आए हैं ना ये सारे चोर है। तो मैं उसका जवाब सुन के ना मुझे बहुत खैरत हुई है कि इसका इतना छोटा बच्चा, इसको अभी क्या पता, हम तो मैट्रिक में थे कि हमें इन चीजों का नहीं पता था। अभी ये छोटा बच्चा अगर वो स्कूल जा तो हार्डली वो 1 क्लास में होता या 2 क्लास में होता। अभी इतना छोटा बच्चा वो भी मतलब कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स के बारे में जानता है। तो ये जो मौलाना फजल रहमान बात आते, दोबारा करते हैं मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। उनने नहीं, सारे अपोजिशन वालों ने जो अभी हुकूमत में बैठे हुए हैं, उन सारों ने अपने जो है पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन इस सबसे मैं आपको बता दूं, इन सब में जो फायदा होगा ना वो आसिफ अली जरदारी का होगा। बाकी सब पार्टियां इस अदम एतमाद के बाद जो है ना वो नुकसान में है। जी, अगर मिसाल के तौर पे अभी इलेक्शन हो कुछ माह में खैबर पख्तूनख्वा में, तो कितनी सीटें पीटीआई निकाल सकती है इसका मालूम तो अल्लाह ताला को, लेकिन आपका एक आइडिया कितनी सीटें एमएनएस की
पीटीआई निकाल सकती है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? यकीनन जितनी सीटें उन्होंने 2018 में निकाली है यहाँ से ना, वो इससे ज्यादा तो लेगी, क्योंकि जो आपको पता है 2018 में इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी ना, उनकी पॉपुलैरिटी उस वक्त तकरीबन 25% थी, 25-26%, और उसके बावजूद उन्होंने इतनी सीटें ली और मतलब हुकूमत बनाई। क्योंकि जमहूरियत में ये होता है कि वोट तकसीम होते हैं। तकसीम इसलिए होते हैं क्योंकि अगर 100 सीटें हैं, एक पार्टी 30 सीटें ले ले और जो बाकी 15 पार्टी वो कोई 10 ले ले, कोई 15 ले ले, तो यकीनन जो 30 वाली होगी वो हुकूमत बनाएगी, और जो 70 सीटें होगी ना वो अपोजिशन में जाएगी। जमहूरियत में इस तरह वोटिंग का भी यही सिस्टम है। खले में 100 वोट है तो 10 बंदे खड़े हो जाते हैं, एक बंदा 20 वोट लेता है, बाकी जो है ना 10-10, 15-15, 5-5 ले लेते हैं, तो वो 20 वाला जीत जाएगा, जो बाकी 80 है ना वो जाया हो जाएगा। तो अभी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो उस वक्त तकरीबन 25-26% थी, और अभी जो जितनी भी इंटरनेशनल सर्वेज हो रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो इमरान खान है उसकी पॉपुलैरिटी है वो 70% से अबव चली गई है। तो आप इससे आप खुद अंदाजा लगा ले कि ये तो सीधी सादी बात है कि अगर अब आइंदा 2-3 महीने में इलेक्शन होते हैं तो यकीनन 200 प्लस तो लेगी, वो तो कंफर्म है। अच्छा, चले एक और सवाल। आपने कहा है जरदारी फायदे में रहेगा, लेकिन इमरान खान इस वक्त तैयारी कर रहा है सिंध में, कराची में एक जबरदस्त टक्कर देने के लिए। खसूसन वो तैयारी कर रहा है, इसके लिए बार बार वो चक्कर लगा रहा है, बंदे इकट्ठे कर रहा है। तो जरदारी साहब को नुकसान होगा या फायदा होगा? क्या कहते हैं आप इस बारे में? जरदारी का देखिए मेरी बात सुने, जरदारी ने कल भी एक स्टेटमेंट दिया है, अगर आपको कल वाले उसकी इंटरव्यू आपने देखी है, आपने कहा अगर मतलब इन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने इशारे में कह गया अगर इनसे नहीं संभाला जाता तो फिर हम आ जाएंगे, कोई और आ जाए, इस तरह पहले कहे कोई और जाएंगे, हम आ जाएंगे। यानी ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दे और जो प्राइम मिनिस्टर है वो पीपल पार्टी से आ जाए, इसका भी चांस है, क्योंकि जब वो कल जरदारी ने स्टेटमेंट दिया है ना उसके बाद से एक कंट्रोवर्सी ये शुरू हो गई है। अच्छा, दूसरी बात आपने फायदे की मेरे नहीं ख्याल इमरान खान उसको इतना टफ टाइम देगा। हाँ, कराची में दे सकता है, कराची हैदराबाद जो बड़े बड़े शहर है ना उसमें यकीनन इमरान खान जो है ना वो पीपल पार्टी को टफ टाइम देगा, लेकिन जो अंदरूनी सिंध है ना उसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना पीपल पार्टी को इतना टफ टाइम देगा। पीपल पार्टी की आइंदा हुकूमत भी उधर कंफर्म है। अच्छा, आपको लगता है कि जी। इमरान खान साहब अगर किसी को इत्तेहादी बनाएगा तो वो मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी है, इसके वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं, और जमात इस्लामी से उनका इत्तेहाद हो सकता है। तो अगर इन दो पार्टियों को मिलाकर वो सिंध में इलेक्शन लड़े तो खुद भी उनकी पोजीशन बेहतर है और उनको मिलाकर तो और बेहतर होगी। क्या लगता है आपको, मुस्तफा कमाल साहब इस दफा कोई काम दिखाएंगे, सीटें निकालेंगे इमरान खान के साथ मिलके, या नहीं फर्क पड़ेगा? देखिए पहली बात तो ये है कि मुस्तफा कमाल जो है ना वो उसकी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, क्योंकि उससे पहले जब 2018 में भी इलेक्शन हुआ तो वो अपनी सीट नहीं जीत सकी, ये तो आपको पता है। लेकिन मेरा ये ख्याल, उसने क्लियर कट कह दी इमरान खान ने कि मैं किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो सीट एडजस्टमेंट कर जमात इस्लामी के साथ भी कर सकता है और मुस्तफा कमाल के साथ भी कर सकता है। जी। अच्छा, चले अभी आ जाए। आपको लगता है इलेक्शन जल्दी होंगे या नहीं होंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आखिरी आखिरी सवाल एक दो करके, क्योंकि प्रोग्राम काफी लंबा हो गया। क्या सोचते हैं आप, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? ये कुछ इस बारे में नहीं कहा जा सकता। मैंने आपको पता है ना इस वक्त शहबाज शरीफ और उसके कुछ काबीना के कुछ अहम वज़रा लंदन में मौजूद है, तो वहां से ये फैसला आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको कह दिया ना ये डिसीजन बहुत टफ डिसीजन है। अभी ये आईएमएफ के हवाले से जो फैसले करना है ना इस हुकूमत ने, ये इसको मुश्किलात से निकाल भी सकती है और मुश्किलात से नहीं भी निकाल सकती। अब अगर ये फैसला करती है तो मुल्क तकरीबन सूरत हाल ऐसी है, इसको ये फैसला करना पड़ेगा, आईएमएफ के पास जाना। तो ये भी एक जो है ना जेर गौर है कि हुकूमत खत्म कर दी जाए, शहबाज शरीफ जो है ना वो असेंबली डिसॉल्व कर दे, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी ना वो ये मलबा अपने सर ले, ताकि इसका मलबा जो है ना वो शहबाज शरीफ या नून लीग पर ना पड़े। तो मुमकिन है कि जल्दी हो जाए, चांसेस ज्यादा है, पंजाब लेकिन में होंगे तो फिर
पंजाब इलेक्शन में। होगी, एक बात आपकी बात काट रहा हूँ, अगर इलेक्शन होंगे तो फिर जल्दी होगी, आइंदा 3-4 मंथ में होगी, फिर डिले नहीं होगा। अच्छा, पंजाब क्योंकि ये में। जो फैसले करना ना, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो आईएमएफ का फैसला करना, ये इस वक्त हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है, और यही फैसला है ये उसने अपने आइंदा 1 या 2 हफ्ते में करना है। ऐसा नहीं कि ये फैसला इस हुकूमत ने 3 या 4 महीने बाद करना है। तो इसलिए अगर एक्शन करने हो ना, तो 1-2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में पता चल जाएगा, और सब सिचुएशन जो है ना वो वाजिब हो जाएगी। पंजाब में जी। इमरान खान की गवर्नमेंट बनते देखते हैं या नहीं देखते? पंजाब की आवाम इमरान खान को दोबारा उसका वजीर आला बनाएगी या नहीं? क्या चांसेस है इसके? देखिए, मैंने आपको बताया ना, हर जगह जिस तरह मतलब सर्वे हुए हैं ना, जो हमें लग रहा है, तो उनसे तो साफ जाहिर है कि जो पिछली पॉपुलैरिटी इमरान खान की थी ना, वो इस पॉपुलैरिटी उसकी हद को क्रॉस कर चुकी है। और यकीनन जिधर उसकी हुकूमत थी, तो अगर पंजाब में तकरीबन पिछली दफा भी उसकी कुछ 155 की ऐसी कोई सीट थी, तकरीबन रिजर्व सीट मिला के उसकी 183 सीटें थी, और जो मुस्लिम लीग नून है ना, उसकी 165 थी। तो ये 183 जो थी ना, वो भी इसी सिर्फ इसी वजह से थी कि जो आजाद अरकान थे ना, वो पीटीआई में शामिल हो गए थे। वरना जब हुआ था ना 2013 में, तो उस टाइम पीटीआई इस पोजीशन में नहीं थी कि वो हुकूमत बना सके। लेकिन 2018 में, 2018 में तो पीटीआई और नून लीग के दरमियान बहुत टफ मुकाबला हुआ था। लेकिन इस दफा तो आपको पता है, थोड़ा सा पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है ना, वो पीटीआई का इंक्रीज हुआ है, तो इस दफा कुछ ना कुछ ज्यादा सीटें लेगी। अच्छा, आप समझते हैं बुजदार के 3.25 साल लगाने के बाद पीटीआई का ग्राफ ऊपर गया है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हालांकि लोग बुजदार से नहीं तो नहीं बहुत नहीं, पहले थे। देखिए, पीटीआई का एक बात आप जहन में याद रख ले, पीटीआई का ये जो ग्राफ ऊपर गया है ना, ये उसकी कारकर्दगी की वजह से नहीं गया। पिछले 2 महीने की अगर आप सूरत हाल देख लेना, तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी मैं समझता हूं कि 10% भी नहीं थी। अभी वो 70% से ऊपर चले गया। आप कोई भी सर्वे उठाकर देख ले, आप फेसबुक पे सर्वे कर ले, आप ट्विटर पे कर ले, आप इस तरह पब्लिक में जाकर कर ले, आपको बहुत कम ऐसे बंदे मिलेंगे कि जो वो ये कहेंगे कि हमने इमरान खान को वोट नहीं देंगे, या ये जो हुआ है ना, ये अच्छा हुआ है। आपको ये बंदे बहुत, 10 में आपको एक बंदा ऐसा मिल जाए ना कि वो ये कहे कि जो हुआ है ये अच्छा हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है। चले, आपका मौकफ आ गया। अब अवाम आपकी राय सुन लेगी। आपका बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। आपने इतनी गर्मी में अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला है। हम आपके बहुत मशकूर हैं। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपको दावत देते रहेंगे। अपना वक्त निकालिएगा। तो व्यूअर्स, आपने की राय सुन ली है। हम इनके बहुत मशकूर हैं। अगर इनकी बातें अच्छी लगे तो बताइएगा। अगर बुरी लगे तब भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। हम उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राय है हर बंदे की। हर बंदा अपनी राय रख सकता है। तो हमें भी अपनी राय रखने का हक दें। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी मौजू के साथ या डिफरेंट मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।